हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th कक्षा के नागरिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार इस पर चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से वह दावा है जिसमें वह अपना जीवन उनके मध्य बिना किसी दबाव के, खुशी से और बिना किसी अपमानजनक स्थिति के साथ जीवन यापन करे। अगर दूसरे पक्षों में देखा जाए तो अधिकार वे तार्किक दावे हैं जिन्हें सामाजिक मान्यता और कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। अब इस परिभाषा में अगर देखा जाए तो 3 बिंदु हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। नंबर 1 तार्किक दावे, नंबर 2 सामाजिक मान्यता और नंबर 3 कानूनी संरक्षण। तार्किक दावे से अभिप्राय ऐसा दावा जिसको की तर्क के आधार पर स्वीकृति प्राप्त हो। ऐसा कोई भी दावा अधिकार नहीं कहा जा सकता जो कि तर्क से बाहर हो, अर्थात जिसे कि प्रैक्टिकल हम नहीं मान सकें। नंबर दूसरा है सामाजिक मान्यता। कई बार समाज में रीति रिवाज और प्रथाओं को अधिकारों का रूप मिल जाता है। समाज की जो रीति रिवाज हैं और वहां पर प्रचलित मान्यताओं को लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है, अतः इन्हें ही अधिकार की श्रेणी में रखना शुरू हो जाता है। किंतु कई बार क्या हो जाता है कि समाज में कई ऐसी प्रथाएं भी प्रचलित हो जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार से तर्कसंगत हम नहीं मान सकते। इसलिए कानून के समक्ष इनका संरक्षण प्राप्त होना अधिकारों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कभी भी समाज की ऐसी कुरीतियों को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं होता जो कि समाज के किसी व्यक्ति को, किसी वर्ग को या किसी स्थान को ऐसी स्थिति जीने के लिए मजबूर करे जो कि कानून द्वारा युक्तिसंगत नहीं कही जा सकती। अतः अधिकार वे तार्किक दावे हैं जिन्हें सामाजिक मान्यता मिली हो और साथ ही साथ उन्हें कानून का संरक्षण भी प्राप्त। अधिकारों पर चर्चा करने से पहले आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम उदाहरण लेंगे क्यूबा के निकट बनी गुआंतनामो जो खाड़ी है वहाँ की एक जेल का। ये अमेरिका का नेवी बेस कैंप है। वहाँ पर अमेरिका ने 2001 के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा और वहाँ पे जेल में डाल दिया। इन लोगों को जेल में डालने की जो प्रक्रिया थी वो अत्यंत ही कानून के विरुद्ध थी। अमेरिका ने इनकी जानकारी ना इनके परिवारों को, ना ही इनके स्थान पर रहने वाले जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने वाले जो लोग थे उन्हें दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, मानवाधिकारी संस्था है, जिन्होंने कि इनका पता लगाया और ये देखा कि इनके साथ वहाँ पर जो बर्ताव किया जाता था वो अत्यंत बुरा बर्ताव वहाँ पे होता था। दूसरा उदाहरण हम उदाहरण लेंगे सऊदी अरब का। सऊदी अरब में जो शासन व्यवस्था है वो एक वंश की चलती है जिसे वहाँ पे शाह कहा जाता है। ये शाह ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का चयन करते हैं। कानूनों का निर्माण इनकी इच्छा के अनुरूप होता है और वहाँ पर जो धर्म है वो एक ही मुस्लिम धर्म को मान्यता प्राप्त हुई है, अर्थात यही लोग वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। दूसरे धर्मों के लोग, उन्हें वहाँ पे अपना जीवन यापन करने का अधिकार तो है किंतु वे सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। साथ ही वहाँ पे जो औरतें हैं उन्हें भी कमतर आज़ादी प्राप्त हुई। हम उदाहरण देखेंगे यूरोप में युगोस्लाविया से टूटकर अलग हुए एक छोटे से देश कोसोवो का। वहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार थी और ये मान्यता लगभग रहती है सबकी कि लोकतंत्र में किसी तरह से लोगों के अधिकारों का शोषण नहीं हो सकता। किंतु कोसोवो में जो वहाँ पर चुनी हुई सरकार थी उसमें सर्ब जाति के जो लोग थे उनकी अधिकता होने के कारण उन्होंने जो अल्बेनियाई समुदाय के लोग थे उन पर अत्यधिक शोषण करने का कार्य किया और उन्हें अत्यधिक मात्रा में उनके अधिकारों को चोट पहुंचाई। तो इन 3 उदाहरणों से हम ये देख सकते हैं कि अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक होता है, चाहे साम्यवादी व्यवस्था हो, तानाशाही व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था। ऐसी स्थिति किसी भी शासन व्यवस्था में उत्पन्न हो सकती है कि लोगों के अधिकारों को संकट पैदा हो जाए। तो ऐसी कोई विधि, कोई प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए जो कि मानव के इन अधिकारों का संरक्षण करती हो। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार जिन्हें मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक समझा जाता है। तो अगले भाग में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो ये मौलिक अधिकार हैं ये क्या हैं और इनका संरक्षण किस प्रकार होता है। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है। भारत में एक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अध्याय 3 में 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक किया गया है। तो ये जानते हैं इन अधिकारों के बारे में। भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को 6 अधिकार देता है। ये इस प्रकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2
स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 सांस्कृतिक व अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान यहाँ के नागरिकों को प्रदान करता है। तो आइए एक एक करके इन अधिकारों की व्याख्या करते हैं। नंबर पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अधिकार यहाँ के नागरिकों को इस बात की गारंटी देता है कि यहाँ के नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही ये अधिकार इन चीज़ों का वर्णन करता है। नंबर 1 यहाँ के नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होगी, अर्थात किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष किसी भी तरह का पक्षपात का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर दूसरा है किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नंबर तीसरा है सरकारी नियोजन में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होगा। नंबर अगला है छुआछूत की समाप्ति। किसी भी नागरिक से उसकी जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर छुआछूत नहीं किया जा सकता, अर्थात अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। साथ ही इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। और अगला है उपाधियों की समाप्ति। समानता का अधिकार ये व्यवस्था देता है कि कोई भी नागरिक किसी भी तरह की उपाधियां नहीं ले सकता। केवल मात्र शैक्षणिक और जो नागरिक सम्मान की उपाधियां हैं वही इसमें वैध रखी गई हैं। साथ ही कोई भी नागरिक अगर विदेशों से कोई उपाधियां लेना चाहता है तो उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। नंबर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें ये स्वतंत्रताएं यहाँ के नागरिकों को दी गई हैं। नंबर 1 कोई भी नागरिक किसी भी तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, किंतु उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार किसी तरह से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कोई क्षति ना पहुंचाते हो। नंबर दूसरा है शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने की आज़ादी। किसी भी सभा या कोई भी जलसा करने के लिए यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। नंबर तीसरा है संघ व संगठन बनाने की आज़ादी। प्रत्येक नागरिक किसी भी आधार पर संघ और संगठन बना सकता है, किंतु ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये संगठन किसी प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित ना हो। नंबर अगला है आवागमन करने की आज़ादी। कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है, इसकी उसे आज़ादी है। नंबर अगला है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की आज़ादी। किसी भी नागरिक को कहीं पर भी भारत की जो भी भारत का भूभाग है वहाँ पर बसने की आज़ादी प्राप्त है। और अगला है कोई भी आजीविका प्राप्त करने की आज़ादी। कोई भी नागरिक किसी भी तरह से विधि सम्मत जो कार्य हैं उनको करके अपनी आजीविका चला सकता है, अर्थात अपनी संपत्ति का अर्जन कर सकता है। साथ ही इसमें एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही एक व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो कार्य उसने कानून लागू होने से पहले कर दिया हो। और साथ ही इस अधिकार के अंतर्गत इस बात का भी वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि व्यक्ति को उसके जीवन की सुरक्षा की आज़ादी है, अर्थात वो व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रह सकता है। इसी अनुच्छेद 21 का ए है 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, अर्थात उनका ये अधिकार है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य जो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है उसे वो प्राप्त करें। साथ ही अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है तो उसके कुछ अधिकार हैं। उसे जेल में डालने से पहले उसको अरेस्ट करने का कारण बताना होगा। साथ ही उसे 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और उसे जेल जाने से पहले अपने वकील से किसी प्रकार की राय लेने का अधिकार भी दिया गया है। अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की मनाही होगी, उनके साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया जा सकता। और बलात् श्रम जो बेगारी की प्रथा है उसे समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी के पास काम कर रहा है तो उसका ये अधिकार है कि वो सम्मानजनक दिहाड़ी उससे प्राप्त करे। संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक जोखिम वाले कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। किसी भी खानों, कारखानों या अन्य जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसे बच्चों की कार्य करने को अवैध करार दिया गया है।
संविधान द्वारा वर्णित जो अगला अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है, वो अपना धर्म का प्रचार या प्रसार कर सकता है, सरकार का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। अगला जो अनुच्छेद है 26 वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उनका प्रबंधन करने में वो स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और 28 कहता है कि धार्मिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किंतु सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि वो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे। और सरकार द्वारा वित्त पोषित जो संस्थान होंगे वहाँ पे किसी प्रकार से धार्मिक शिक्षा के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। अधिकार संविधान में वर्णित है वो है संवैधानिक और अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि या किसी प्रकार जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी प्रकार से जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। और संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक अपनी भाषा या धर्म के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है, और सरकार अनुदान देते समय इस बात पे कोई ध्यान नहीं देगी कि ये संस्थान किसी अल्पसंख्यक का है अथवा किसी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है। इन अधिकारों का वर्णन संविधान में विस्तृत ढंग से किया गया है, किंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन अधिकारों का कोई ह्रास हो जाए या इन अधिकारों पर कोई प्रतिघात हो जाए? इसके लिए संविधान जो निर्माता है उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। इसे ही भारत की संविधान की आत्मा कहा गया है। ये जो अधिकार है वो छठा अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। अगर न्यायालय को या किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकारों का किसी प्रकार से ह्रास हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है और अपने अधिकारों के लिए संरक्षण मांग सकता है। न्यायालय इसके लिए 5 तरह की रिट जारी करता है। ये रिट इस प्रकार से जारी होती है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश लेख, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेषण लेख और नंबर 5वां अधिकार पृच्छा लेख। नंबर पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से अभिप्राय अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने जेल में डाल रखा है तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उसे तुरंत न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष किया जाए ताकि उसकी जो जेल में डालने की प्रक्रिया है उसकी न्यायोचित व्याख्या की जा सके। नंबर 2 परमादेश लेख। कई बार कोई न्यायालय या अधिकारी काम करने से अपनी जो कर्तव्य है उसके निर्वाह करने से इनकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को ये आदेश दे सकता है कि वो इस काम को निर्धारित समय पर पूरा करे। इसे परमादेश लेख कहा जाता है। ये रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अपना निर्धारित दायित्व तो पूरा नहीं कर रहा हो। नंबर 3 है प्रतिषेध लेख। कई बार न्यायालय को अगर ये लगता है कि उससे जो छोटे स्तर के न्यायालय हैं वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो न्यायालय जो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय हैं वो इस प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं कि उन्हें प्रतिषेध किया जाए, उन्हें रोका जाए कि वो ऐसा कार्य ना करें क्योंकि ये कार्य उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का है। अगला है उत्प्रेषण लेख। कई बार न्यायालय को ये लगता है कि उससे छोटे स्तर के जो न्यायालय हैं वो किसी मुकदमे में या किसी सुनवाई में देर कर रहे हैं या अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो न्यायालय उन्हें ये आदेश दे सकता है कि इस मामले को उनके लिए उत्प्रेषण किया जाए अर्थात ऊपर भेजा जाए। और अगला और अंतिम जो रिट है वो है अधिकार पृच्छा। ये अधिकार पृच्छा किसी भी अधिकारी या कार्यालय से ली जा सकती है। उनसे ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से उसने कोई पद धारण किया है, कोई कार्य किया है अथवा किसी कार्य को करने की उसकी क्षमता रहती है। ये जो रिट है ये सबसे महत्वपूर्ण रिट है क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो नागरिक अधिकारों की संरक्षण के लिए अधिकतम समय में किया जाता है। तो ये 6 अधिकार भारत के संविधान में वर्णन इनका किया गया है। ये सभी अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं और इनका संरक्षण भारत का जो संविधान है और भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो करती है। तो आज के पाठ में हमने सबसे पहले
अधिकारों के विषय में जाना कि अधिकार किसे कहा जाता है, और उसके बाद हमने भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, उनके बारे में जाना। ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अल्पसंख्यकों के अधिकार, और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।